चलिए चलिए ठीक है। होता यही है भाई कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी हमने दी गई है, या एज पर द आईजीसी में कहूँ, नेबोस कहूँ, या बाय लॉ, कि क्या जिम्मेदारियां होती हैं किसी भी कंपनी के ओनर की, एम्प्लॉयर की, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप देख रहे हैं सर सेफ्टी को मैनेज करना, ठीक है, तो वो किसी अकेले बंदे की जिम्मेदारी नहीं, बिकॉज अकेले बंदे की वो बस की बात ही नहीं है, क्यों मैनेज कर पाए। तो हर एक व्यक्ति की, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे या मौजूद रहने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या क्या करोगे वो अलग अलग जगहों पर डिफाइन किया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयर के लिए, कि एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, वर्कर आता है आपके यहाँ काम करने के लिए, तो जो वर्क प्लेस होता है, जिस जगह पे आप काम करवाते हो, वो वर्क प्लेस आप दे रहे हो। इसे मान लो सिंपल एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर पढ़ने आए हो, तो पढ़ने के लिए हम आपको कुर्सी दें चाहे हम आपको चटाई दें, तो आप, हम ये थोड़ी कह सकते हैं यार पढ़ने आए तो पढ़ लो ऐसे ही। एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ कम से कम बैठने को चेयर तो दो यार, नहीं तो स्टूल दो कम से कम। तो नियम वही कहता है भाई दैट, वैसे ही कंपनी के एम्प्लॉयर के लिए भी जो नियम बनाया गया है, वो नियम कहता है दैट प्रोवाइड वर्क प्लेस विच आर सेफ एंड नो रिस्क टू हेल्थ। कह रहा है प्रोवाइड वर्क प्लेस, उन्हें काम करने की एक ऐसी जगह दीजिए, एक ऐसा वर्क प्लेस दीजिए विच आर सेफ, जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, एंड नो रिस्क टू हेल्थ, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का उनको खतरा न हो। ऐसा ना हो कि वो काम कर, उनको पता चले यार कि हम काम करेंगे तो हमको मारे जाएंगे या हमको रिस्क होगा। तो ऐसा काम करना आपका ध्यान है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा सुरक्षित वर्क प्लेस दें ताकि वर्कर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और काम को कर पावे। जैसे भोपाल गैस त्रासदी जब हुई ना, तो स्टार्टिंग में उतनी गड़बड़ कंपनी ने यूनियन करवाई। लास्ट के कुछ सालों में कंपनी ने दिखाया कि हम घाटे में चल रहे हैं, उन्होंने सेफ्टी का स्टैंडर्ड ही गिरा दिया। इवन जो लोग सेफ्टी के इश्यूज को उठाते थे, वो लोग उन लोगों को ही कहते भैया ठीक है अपना रास्ता नापो, मतलब उनको कंपनी से डायरेक्ट बाहर कर देते थे। तो उसका भी नुकसान आपको है भाई। कंपनी जब आप बोलो कि सर हमको सुरक्षित वर्क प्लेस दो, चाहे इसे करो, वो क्या करे, ठीक है अपना रास्ता नापो, हम नहीं दे पाएंगे, तो वो आप गलत कर रहे हो। आपको देखना पड़ेगा भाई वर्कर आपके लिए काम करे, वर्कर मरेगा तो नुकसान आपका है। आप उसकी जगह पे वर्कर ढूंढ के लाओगे, ट्रेनिंग दोगे, काम करवाओगे, तब ना भैया वो एक्चुअल प्रोडक्शन दे पाएगा। तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई कि उन्हें सुरक्षित वर्क प्लेस दो ताकि वो काम को आसानी से कर पा रहे हो। दूसरा, प्रोवाइड सेफ वर्क इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस। वर्किंग इक्विपमेंट, काम करने के लिए आप उन्हें इक्विपमेंट देते हैं। जैसे मान लीजिए वेल्डर है, तो वेल्डर काम करेगा तो वेल्डिंग का इक्विपमेंट चाहिए उसको। ग्राइंडिंग का काम करेगा तो ग्राइंडर उसको चाहिए प्रॉपर ढंग का। मान लीजिए एक्सावेशन हो रहा है तो एक्सावेटर, मतलब खुदाई का काम करें तो एक्सावेटर उसको ढंग का चाहिए। वैसा थोड़ी कि एक्सावेटर दो चक्के वाला लेके जाओ चलाओ, जिसको जेसीबी जनरली आप लोग बोलते हैं, एक्सावेटर है वो, तो क्या है वो काम कर लेगा उससे? भाई इक्विपमेंट ही खराब है, कहां से काम करेगा? इवन अगर काम करने का प्रयास भी करता है तो नुकसान उसको होगा, हादसा हो सकता है, उसको लॉसेस होंगे। तो वही कह रहा है कि सुनिश्चित करिए कि वर्कर को जो भी इक्विपमेंट दिया गया हो वह पूरी तरीके से सेफ हो, कहीं से डैमेज ना हो, कहीं से पूरा मतलब वेल मेंटेन्ड हो, उसमें कोई भी खराबी, कोई भी डिफेक्ट ना हो। पता चले चलाते चलाते बीच में अटक गया, चाहे बीच में कोई खराबी आ गई, तो उससे हादसा भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो भी इक्विपमेंट आप दे रहे हो पूरी तरीके से सेफ हो, सिक्योर हो, इसका ध्यान आपको देना होगा। सब्सटेंसेस, जिस प्रकार के पदार्थ पर वो काम कर रहे हैं, जैसे केमिकल हो गया, फिजिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो। अब ऐसा थोड़ी कि अब तेजाब लेके जा रहा है वर्कर तो बोलेंगे कि हाथ में उठा के लेके जाओ, बर्तन में क्या किसी दूसरे चीज में रख के नहीं लेके जाना। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसे हाथ को कर हम पाए हम उसमें तेजाब डाल रहे हैं। भाई तो आपकी जिम्मेदारी कौन है, जो सब्सटेंस वो यूज करें पूरी तरीके से सेफ हो, सिक्योर हो। अदरवाइज फिर वही है, कोरोना जैसे हादसे होंगे। जो सब्सटेंस, जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस वो लोग यूज कर रहे थे, वो खुद ही सेफ नहीं था, वो चाहे उन्होंने लीक किया या करवाया। देखिए हादसे होते हैं, हम पहले बोल चुके हैं, आप भगवान नहीं हो और न बनने का प्रयास करिएगा। हादसे होंगे, आप उसे रोक नहीं पाओगे, लेकिन एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम वही है जो हादसे होने के बाद हादसों को कंट्रोल कर पा रहा हो। जैसे मान लीजिए कोरोना का वायरस लीक हुआ, तो ऐसा थोड़ी कि लीक हुआ तो चाइना बच गया, बाकी सब लोग मारे गए, सबसे ज्यादा चाइना बर्बाद हुआ। तो मतलब जो हादसा हुआ वो उस कैटेगरी का था कि उसके खुद के कंट्रोल के बाहर का था।
नुकसान हुआ ना भाई, तो उस केस में आपको लॉसेस होंगे, इसकी गारंटी है, आपको नुकसान होना ही होना है। तो उससे बचने के लिए भैया सेफ वर्क इक्विपमेंट दो, और जो सब्सटेंस यूज करवा रहे हो सुरक्षित हो, इसका ध्यान दो। यह जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयर की। प्रोवाइड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर द जॉब। आपने एक पॉइंट पढ़ा था बार बार सर, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के हिसाब से काम करेंगे, मतलब काम को करने का जो सबसे सुरक्षित तरीका है वो हम काम करेंगे। तो वर्कर बनाएगा, आप बना के दोगे तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। और सुपरवाइजर यही चीज देखता है भैया कि उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। वर्कर को थोड़ी पता है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, वो मैनेजमेंट का खेला भाई, मैनेजमेंट बना के दे, मैनेजमेंट बना के देंगे, सुपरवाइजर उसके हिसाब से काम करवाएंगे, और सेफ्टी वाला वेरीफाई करेगा भैया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम होता है। तो ये कह रहा है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देना, ताकि वर्कर सही ढंग से काम को कर पा रहा हो, यह अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। एक बात बताइए सर, मान लीजिए आप अभी किसी कंपनी में आप जाओगे, आप लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जितना मैं सिखा सकता हूँ, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ज्यादा मैं सिखा दूंगा? जो कंपनी में आप सीखे उसका नाम सिखा देंगे? पॉसिबल नहीं है। तो आप जब जाओगे तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अरे चलो कुछ नहीं रहेगा, 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के भी किसी कंपनी में जाओगे तब भी ट्रेनिंग मिलेगी, इंडक्शन ट्रेनिंग, वो तो तब भी देते हैं सब। तो अब है क्या कि ट्रेनिंग देना या यूं कहें कि दिलवाना, ये काम एम्प्लॉयर का होता है। कंपनी का ओनर ही है जो कहें कि एमडी, जो एम्प्लॉयर है उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि आपको ट्रेनिंग दें। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो या अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो उसके आपको अलग से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो वही बात कह रहा है सर, दैट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उनको पूरी काम की जानकारी दी जाए, काम के निर्देश दिए जाए, ये भी आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि हाँ भाई यह नियम है, ऐसे बनाया गया तो आपको ऐसे करने की जरूरत है, आपको ऐसा करना चाहिए। काम जब सिखाइएगा, जब ट्रेनिंग दीजिएगा, तब ना कह सकते हैं ना भाई अब ये बंदा परफेक्ट, अब ये काम को सेफली कर सकता है। एक ट्रेंड पर्सन में और एक ट्रेंड पर्सन में और एक बिना ट्रेंड के पर्सन में अंतर यही होता है ना भाई। जो बंदा ट्रेंड है वो काम के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं, वो घंटा जानता, कुछ नहीं जानता, उसके इसमें नुकसान उसको होगा। फिर कह रहे हैं प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन। सुपरविजन करवाना मतलब सुपरवाइजर को अपॉइंट किया गया है ताकि वह देख पा रहा हो कि आप काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो सुपरवाइजर को अपॉइंट करना, सुपरवाइजर को देखना कि भाई काम सही सुरक्षित तरीके से हो रहा हो, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे मैनेजर की, भाई सॉरी, हमारे एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है कि वह सुपरवाइजर दें, प्रॉपर सुपरवाइजर दे, ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता हो। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, फिर कह रहा है, अब एक बात मानिए कि कंपनी में आप गए और कंपनी में वर्कर्स, जैसे मान लीजिए कंपनी में वर्कर गया, वर्कर से बोला गया भैया तुमको जूता देंगे, तुमको हार्ड हैट देंगे, लेकिन उसका 3000 रुपया लगेगा। दो, उसकी महीने की सैलरी 5000 रुपया है, आप उसे जूता और हार्ड हैट के नाम पे मांग लो 3000 तो देगा? ऐसा है भैया ना कि अपना जूता और हार्ड हैट अपने पास रखो, हम उसी के बिना काम कर लेंगे। बिकॉज वर्कर के लिए वो छोटा सा अमाउंट, भले ही आपके लिए छोटा लग रहा हो, लेकिन वर्कर के लिए अमाउंट बहुत बड़ा है। सही है, तो उस केस में वर्कर क्या करेगा? बोलेगा सर काम करो, आप रखो, हमको नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजें न हो, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रोवाइड नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वर्कर को सारे पीपीज आप दोगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसका पैसा नहीं लेना है लेकिन सामान देना है। वर्कर को जो भी हार्ड हैट चाहिए, सेफ्टी शूज चाहिए, रिफ्लेक्टिव जैकेट है, ग्लव्स, जो आप दे रहे हो उसको, उसका पैसा आपसे नहीं लेना है। क्यों? वर्कर घर लेके नहीं जा रहा अपना, परमानेंट रखेगा नहीं। हाँ, हार्ड हैट और सेफ्टी शूज वगैरह जो होते हैं वर्कर्स ले जाते हैं, वो आपको देना पड़ेगा भाई। आपको काम चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस डालने पड़ेंगे ना फिर, ताकि वर्कर भाई काम जब करे तो पूरी सुरक्षा के साथ काम को कर रहा हो। अदरवाइज देखिए, पीपीज क्या है? पीपीज वो डिवाइसेज हैं जो वर्कर को बचाएंगे। मान लीजिए सेफ्टी शूज आपने दिया, किस लिए? ताकि देखिए सेफ्टी शूज की बनावट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आप जूता देख रहे हो, ठीक है, ये जूता है ना आपका, मान लीजिए इसमें है क्या कि ये फ्रंट का जो हुड का हिस्सा है, मान लेते हैं ये रहा, इसमें एडिशनल जोड़ देते हैं, फ्रंट जो हुड का हिस्सा होता है इसमें मेटल की प्लेट होती है, ये सबको पता होगा। लेकिन केवल मेटल प्लेट वही नहीं होती है, इसके सोल में भी एक मेटल की शीट डाली गई होती है, ताकि अगर कोई कील नीचे से घुसती है तो पैर में न जाने पाए। क्योंकि कील अगर है तो चाहे जितना मोटा सोल हो,
और वो जूते के अंदर घुसेगा तो पैर छेदेगा ही छेदेगा। इसी कारण से उसमें एक मजबूत स्टील की प्लेट डाली जाती है, ताकि अगर कील घुसती भी है तो उस स्टील को पार कर नहीं पाएगा, तो पैर में घुसेगा नहीं। और आगे जो होता है, जो हुड वाला हिस्सा होता है शूज का, उस पर काफी हार्ड स्टील होता है, ताकि कोई ऑब्जेक्ट गिरे तो बचा ले। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कहिएगा कि चल इसे पैर कर ले मशीन लेके जो, नहीं कहिएगा पैर, अरे भाई ये ना बचेगा, पैर तोड़ देगा। तो वो इसलिए होता है कि थोड़ी बहुत चीजों से व्यक्ति का बचाव हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मिसयूज करना चालू करिएगा, नहीं तो फिर होगा यही कि राम है राम। तो नुकसान जो है सर वो बहुत भारी भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर आइए, आप कंपनी में काम करते हैं। अच्छा एक बात, जैसे मान लीजिए आपके जब घर बनता है तो आप सोचते हैं कि मजदूर आया, अरे यार 9 बजे आया, 4 बजे जा रहा है। आप कहते हैं आपके हिसाब से क्या चाहिए, सुबह 5 बजे आए और अगली सुबह 5 बजे जाए, तो फिर 5 बज जाए तो फिर लगा रहे, मतलब 24 घंटा काम खटा के जान ले लीजिए। आपकी इच्छा तो यही होती है, वास्तविकता यही है, अंतर्मन आपका यही कहता है कि अरे यार तुम आए 9 बजे 5 बजे जा रहे हो, कम से कम 8 बजे तक तो करो। तो अब है क्या, जब आप सोच सकते हैं तो क्या कंपनी नहीं सोचेगी? आपके यहाँ 10 मजदूर काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, और जिसके यहाँ 10,000 काम कर रहे हैं वो है ना भाई। तो अब क्या होता है, तो कंपनी वाला सोचे कि अरे यार 16-16 घंटे का शिफ्ट करवा रहे हैं, डेली का मजे आ जाए, चाहे 18-18 घंटे का करवा दे, तो आप नहीं करवा सकते हैं। बिकॉज अगर व्यक्ति 18 घंटा डेली का काम करेगा उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, मतलब उसके स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि हो सकता है कि उसको कुछ भारी नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो जाए, हो सकता है भाई थकान की वजह से उसको परेशानी हो जाए, चक्कर आने लगे। तो वही कह रहा है, इंश्योर सुनिश्चित करवाएंगे दैट द आवर ऑफ वर्क, यानी काम करने का जो समय है, डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट एम्प्लॉइज सेफ्टी एंड हेल्थ। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपने जो काम करने की समय सीमा निर्धारित की है, आपने जो टाइम लिमिट दिया है, वो आपके वर्कर्स के स्वास्थ्य पर बुरा असर न डाल रहा हो। इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है सर? हमारे एम्प्लॉयर की होती है, कंपनी के जो ओनर है उनकी होती है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी कंपनी में कितना देर तक काम करेंगे यह एम्प्लॉयर ही डिसाइड करता है। कंपनी का मालिक ही डिसाइड करेगा कि आप 6 घंटा काम करोगे, 8 घंटा काम करोगे, 2 घंटा करोगे, 4 घंटा करोगे, वह उसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सही है? अब भाई ठीक, अब देखिए, मान लो आप काम कर रहे हो, काम करने के दौरान आपको कोई हजार्ड सामने निकल के आया, कोई मेंटल हजार्ड, जैसे आपने हजार्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मेंटल या फिजिकल हजार्ड कोई सामने आता है, जैसे मान लो आपने पाया कि वर्कर्स में एक बंदा है जो हर वर्कर को बुली कर रहा है, चिढ़ा रहा है, चाहे मार पीट रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज कर देंगे? नहीं, एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा। वर्कर मारपीट करेंगे तो आप भी कहेंगे ले ले 2-4 हाथ मुंह साफ कर देना है, ऐसा नहीं करिएगा। बिकॉज देखिए, होते हैं कि कहते हैं भाई कि बात अगर हुई है तो बात से ही बात बढ़ती है और बात से ही बात शांत होगी। वर्कर को एक बात जान लीजिए, जब एक्सीडेंट होता है ना तो आपके बस का मान का नहीं होता है कि आप एकदम मना लेंगे चाहे शांत करवा लीजिएगा। वर्कर खुद ही हाइप होते हैं और सबसे पहले खोजते हैं सेफ्टी वाले को कि अगर ये मिले बस तो हाथ का सारा मल साफ, वो फिराक में होते हैं। कारण क्या है? इंडिया है, आपकी ही गलती से आप किसी को ठोकोगे तो आप अपनी गलती थोड़ी दोगे। कान पकड़ तो देखना चाहता, दिखाई नहीं दे रहा कैसे चला रहे हो, आप अपनी गलती होते हुए सामने वाले चढ़ते हो, ये भाई सही है। और कंपनी में भी यही है, वर्कर्स की गलती भले होगी लेकिन वहां आपको ढूंढने का प्रयास करेंगे, भाई गलती आपकी है। तो अब आपको उस हिसाब से चीजों को मैनेज करवाना है कि वर्कर्स के साथ ये चीजें ना हो। तो अगर आपको दिखता है कि कोई भी मेंटल यानी मानसिक या कोई फिजिकल अगर प्रॉब्लम है वहां पे, तो उसके लिए प्रॉपर एक्शन लो, उसे हटाओ। अगर वर्कर कोई है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है किसी को, वार्निंग दो, नहीं मान रहा है एलिमिनेट करो, भैया हटो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है, निकाल दो उसको, काम खत्म। ये चीजें करना करवाना एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। हर बार नियम है, टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीजें आएंगी, अगर आप अपने आप को अपडेट करोगे मार्केट में टिकोगे, अपडेट नहीं करोगे मार्केट से बाहर। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों में से कितने लोगों के पास नोकिया का फोन आता है? नहीं, वो एक्सट्रीम मान लीजिए, नोकिया का स्क्रीन टच
कीपैड तो मान लीजिए वो तो चल रहा है भाई, जिसको 2 फोन की आदत है, चाहे 2 फोन की, तो वो चलाएगा। स्क्रीन टच कितने लोगों के पास है नोकिया का? एक समय था कि नोकिया का फोन आप बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे और किसी का खोपड़ा फोड़ने के लिए भी मतलब इतना मजबूत फोन होता था। वो छत पर उठा के पटक दो, बैटरी खुलेगी, सिम निकलेगा, फिर जोड़ के चालू। आज का फोन गिर गया तो फेफड़ा कलेजा गुर्दा सब बाहर, कि अब गया। अब 8,000 10,000 का जो है भट्ठा लगा। ठीक है, अब देखिए, तो वही चीज कह रहा है। बचपन साल हो गया और